Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you physics of section 9. As you know that our second chapter is going on and up to question number 5 we have completed. Okay, up to this question we have completed. Now from question number 6 we have to start. Okay, here given that a stone of 1 kg, kg मतलब मास गिवन आपको, ठीक है ना, क्योंकि मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. तो ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी स्टोन को 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है. इट मीन्स इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ लेक, मतलब लेक के सरफेस के थ्रू, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. मतलब कि मान लीजिए अगर ये लेक है, ठीक है ना, तो हम अगर इसको फेंक रहे हैं तो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यह स्टोन का जो टुकड़ा वो रुक जाता है. ठीक है. व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. मतलब कि जैसे हमने इसको ऐसे फेंका, ठीक है ना, ओके, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है ना आपको, फ्रोजन. इसके मतलब ये होते हैं कि आपको इस तरह से लेक है अगर तो ऐसे फेंका गया है यहाँ पे, ठीक है ना. तो एक्चुअल में क्या है, इस स्टोन की आपकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड इसने गिवन कर रखी है, ठीक है. और फाइनल वेलोसिटी चूँकि जब स्ट्राइक कर जाएगा, जबकि ये क्या होगा, जब जा कम्स टू रेस्ट हो गया ना, तो रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस आपको डेट इज 50 मीटर गिवन कर रखा है इन्होंने. तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है. फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो मास तो आपको गिवन कर रखा है इन्होंने, तो हमको चाहिए कि आप एक्सीलरेशन. अब हमारे पास इतने सभी टर्म्स गिवन है, इससे हमें एक्सीलरेशन निकाल लेना है. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है S = ut + ½ at². ओके, तो यहाँ पे टाइम तो गिवन नहीं है, तो इसलिए हमें फॉर्मूला यूज़ कर नहीं सकते. अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि हम कौन से फॉर्मूला को यूज़ करें. v = u + at, यहाँ से भी एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइम गिवन नहीं है. हम इसको यूज़ कर सकते हैं, v² = u² + 2s. इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं. हमें मोशन की 3 इक्वेशन है, बट यूज़ उसी इक्वेशन को करना होता है जिसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे v, u और s सब कुछ पता है, हमें a निकालना है. तो हम इस फॉर्मूला पर जब पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, तो v² = u² + 2s, bs अभी फॉर्मूला, तो v 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर, u कितना 20 का स्क्वायर, 2 × a × s. तो एक्चुअल में आपका यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देख लीजिए कैसे, तो ये हो जाएगा 0, 20 का स्क्वायर 400 + 100 a हो गया. तो इधर आ गया तो -400 दैट इज़ 100 a. तो a बराबर क्या हो जाएगा, -400/100, 2 0 से 2 0 मर जाएगा, देन a = -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया दैट इज़ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी ये रियल में क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है ना. अब हमारे पास एक्सेलरेशन है और मास गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाहे कोई भी फोर्स हो, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 1 × -4 दैट इज़ -4 न्यूटन. फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर गिवन क्वेश्चन नंबर 7. A 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. ओके, एक इंजन है जिसकी वेट मास है 8,000 किलोग्राम गिवन है. आप ट्रेन देखे हो ना, तो ट्रेन की इंजन होती है, और वैगन्स मीन्स उसके जो बोगी आप लोग बोलते हो जनरली, जो कोच होते हैं, ओके, उसको बोगी भी बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे गिवन है आपको एक ट्रेन है जिसकी इंजन का वेट मास 8,000 किलोग्राम है. पुल में खींचता है 5 वैगन्स को, और हर की वेट मास जो है 2,000 किलोग्राम है. अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्रैक हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, रेल की पटरी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से, वर्टिकल ऐसे होते हैं जो खड़े होते हैं, जैसे हमारे जो पिलर होते हैं, अशोक स्तंभ, ये सब पिलर है वर्टिकल होते हैं. इफ द इंजन एग्जॉट फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट. समझना, मतलब कि एक ट्रैक है, इस पर कोई एक मान लो ट्रेन हो गया, उसका इंजन हो गया, और उसमें 5 बोगी है पीछे. इसके पीछे जो है 5 बोगी जिसमें लगे हुए, बोगी नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बोगी, ठीक है. अब इस ट्रैक पे चल रहा है, सबके चक्का जो है वही जिससे सटे हुए, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है. दे रखा है इन्होंने कि इस इंजन का वेट मास है 8,000 किलोग्राम, और 5 वैगन का जो वेट है ना 2,000 किलोग्राम. इसका भी ईच का, यहाँ भी है ना प्रत्येक चीज़. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, इंजन जो है 40,000 न्यूटन फोर्स इसको खींच रहा है इधर आगे की तरफ, और जब ये चलेगा तो पटरी और इसके चक्कों को भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि मैं फ्रिक्शन आपको बताया हूँ, जब बॉडी मोशन में तो फ्रिक्शन होगा, तो 5,000 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है. तो अब इन चीज़ों को निकालना है. क्या क्या निकालना है, देखिए, फर्स्ट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एंड अगेन
द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, यानी बोगी नंबर 1 और बोगी नंबर 2 पे हमें फोर्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, ये आपको इतना गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स आपको इतना गिवन है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होते हैं आपको जनरली यहाँ पे जो फर्स्ट हमें यही निकालना है ना, दैट इज़ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी फोर्स ही तो निकालना है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये इंजन खींच रहा है और फ्रिक्शन कम कर रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका, एक्चुअली में एक्सेलरेशन नहीं है या फोर्स ही है, तो इसका हो जाएगा टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो 40,000 माइनस 5,000 दैट इज 35,000 न्यूटन। यानी जो हमारा नेट फोर्स निकल के आ गया एक्सेलरेटिंग फोर्स से, फोर्स ही एक्चुअल में वो हो गया 35,000 न्यूटन। अब हमें एक्सेलरेशन पर ट्रेन निकालना है, इसके लिए हम अभी प्रोसेस करेंगे। पहले ये देखिए आपका निकल के आ गया ना। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। हमने मान लिया कि ए है, लेकिन इसके साथ आप यूनिट ऐड करना, दैट इज ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रहने दो, क्योंकि यूनिट हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में। अच्छा, द इंजन एग्जॉस्ट 4,000 न्यूटन ऑन ऑल 5 वैगन। इंजन जो है एक्चुअल फोर्स 40,000 न्यूटन का हर पहुँच पे लगाएगा, बट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है 35,000 न्यूटन का जो एक्चुअल फोर्स है, क्योंकि बाकी फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लॉस हो जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मास ऑफ वैगन 2000 किलोग्राम दिया है, क्योंकि मास ऑफ वैगन आपको 2000 किलोग्राम और नंबर ऑफ वैगन 5 है, तो टोटल वेट कितना हो गया 10,000 किलोग्राम, यानी टोटल 5 बोगी की जो वेट हो गई वो 10,000 किलोग्राम हो गया। अब बताइए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन m। तो फोर्स आपको पता चल गया, दैट इज ए एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है और मास ए है, तो यहाँ से हमारा ए निकल कर गया जो बोगी की एक्सेलरेशन है, दैट इज 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको दिया है एक चीज़ समझना, आपको थर्ड में क्या दिया है क्वेश्चन, दैट फोर्स ऑन वैगन 1 एंड वैगन 2, यानी हमें सिर्फ वैगन 1 और वैगन 2 पे निकालना है, दैट इज़ वैगन। ओके, तो आप समझिए वैगन 1 और वैगन 2 पे क्या लगेगा, एम में ही लगेंगे ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों कोच का वेट कितना है, मास कितना है, एक का मास आई थिंक 2000 गिवन है ना, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ जरा, हर की मास 2000 किलोग्राम गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 का वेट निकालना है, तो 2 का वेट कितना हो जाएगा ये बताइए, 4,000। ओके, और यहाँ पे एक और भी टर्म गिवन है, दैट इज इंजन का जो है वो 8,000 किलोग्राम है, क्या टोटल मास। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम वैगन 1 और वैगन 2 का निकालेंगे टोटल फोर्स, इस पे 8,000 किलोग्राम इंजन का जो मास है हमारा और एक्सेलरेशन जो गिवन है इतना न्यूटन से फोर्स एक्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे इंजन का क्यों निकाला, इंजन का मास क्यों लिया, देखिए अगर एक इंजन है ओके, और इसके ये आपके 5 पोच इससे जुड़े हुए हैं, मान लो हमें 2 की बात करना है, इन दोनों पे जो आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स इंजन का फोर्स लगेगा ना, बात समझना है, इंजन खींच रहा है तो मास हम इंजन का लेंगे और एक्सेलरेशन तो हम निकाल रखा है, ठीक है ना, इसका मास नहीं लेंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे इंजन वेट कैलकुलेट करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो जरा, यहाँ पे टोटल मास 10,000 kg आ रहा है, लेकिन टोटल मास में आपको इंजन के मास को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंजन का मास 8,000 गिवन है, तो 18,000 किलोग्राम टोटल मास हो जाएगा, ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चूँकि हम एक्सेलरेशन निकाल देते इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पे जो दे रहा है आपको सिर्फ कोच नंबर 1 और कोच नंबर 2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो कोच नंबर 1 और कोच नंबर 2 पे जो फोर्स लगेगा वो इंजन का फोर्स लगेगा, तो मास भी इंजन का ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और एक्सेलरेशन में हम सब कुछ का मास लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हर पे डिपेंड करेगा, हर किसी की वेलोसिटी मास पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये रिटार्डेशन इन्होंने गिवन कर रखा है, मतलब एक्सेलरेशन आप लिखोगे -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल है जिसका वेट 1500 वेट नहीं सॉरी आप बार बार मास बोलना उसको, ठीक है, 15,000 किलोग्राम गिवन कर रखा है, ठीक है, तो मास ऑफ द ऑटोमोबाइल दैट इज 15,000 किलोग्राम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और गिवन है, हमें ना व्हीकल को स्टॉप करना है, देख लो दिया कितनी फोर्स लगाएं, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, रोड और व्हीकल के बीच में कितनी फोर्स लानी चाहिए इफ़ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप, कि व्हीकल रुक जाए, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपको इन्होंने गिवन कर रखी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन आपको क्या है गिवन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो एक बात बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है,
मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास आपको गिवन है दैट इज 1500 किलोग्राम और एक्सीलरेशन एक गिवन है, इतना न्यूटन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इतनी फोर्स लगा देंगे, दे रहा है वाट मस्ट बी द फोर्स पूछ रहा है हमसे, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन तो लिखेंगे, यानी हम इतना न्यूटन अगर फोर्स लगा देंगे तो हमारा बॉडी स्टॉप हो जाएगा इस एक्सीलरेशन के साथ में, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी भी आप खुद बताओगे ना, मैंने बता रखी थी मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके चलो, अच्छा MCQ जब भी बनाओ ना तो आप ऑप्शन के साथ थोड़ा सा अपनी नॉलेज शेयर करो, तब बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, मतलब 200 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज़ करके we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो हम उस पर 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज़ करके उसको फ्लोर पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्ट ऑन द कैबिनेट, मतलब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हम उसको मूव कराना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमने फोर्स दिया 200 न्यूटन ना, तो फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सर फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस अपोजिट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड इन द कैबिनेट, हेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। देखिए यहाँ पे दो लॉजिक है, इन दोनों को आपको समझना है। दे रहा है कि एक ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 200 न्यूटन की फोर्स में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, तो आपको लॉजिक पता है, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बातें हैं। एक्चुअल क्या है, यह आगे की तरफ मूव कराना है, इसको देख लीजिए, इंटेंड मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ आप, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर इधर 200 न्यूटन है तो अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यही तो फ्रिक्शन फोर्स है, तो इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इससे कम लगता है, ठीक है ना। तभी तो बॉडी मूव करती है, लेकिन यहाँ पे भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, यहाँ पे भी बॉडी इंटेंड मतलब अभी चलने वाली है या कोशिश कर रही है, कराया जा रहा है कोशिश। 11 देखते हैं फिर, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, हर की मास जो है 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं, अभी आप 9th 10th 11th 12th इसमें आप फिजिक्स में समझो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो गिवन है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, यानी दो ऑब्जेक्ट है, हर की मास 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिजन, यानी टकराने से पहले, कॉलिजन मतलब टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी। अच्छा, बात कॉलिजन की आ गई तो आपके माइंड में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लिक कर रहा होगा इसमें। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, मतलब बिफोर द कॉलिजन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। दे रहा है कि यहाँ पे दो वेलोसिटी बॉडी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों की मास 1.5 kg है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ओके। चलते चलते आ रहे हैं, द वेलोसिटी इनकी, इसकी भी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है बिफोर द कॉलिजन। अब देखिए ये चलते चलते आपस में टकरा गए, तो पूछा टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी आपको मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट गिवन है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट भी गिवन है, वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन गिवन है, सिंपल सी बात है। तो एक बात बताना आपको, वेलोसिटी ऑफ M2 मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक का, क्योंकि दो बॉडी मूव कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो एक इधर जा रहा है तो एक इधर, तो एक का वेलोसिटी अगर हम 2.5 लेंगे तो एक का -2.5 लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन दूसरी क्या है, अपोजिट है। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जी की वैल्यू निगेटिव लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, और जब नीचे फेंकते हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो एक सिंबल को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो समझ लेना आपको। नेगेटिव साइन अराइजेज बिकॉज द M2 इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यहीं यहाँ पे लॉजिक मेंशन किया इन्होंने। आफ्टर कॉलिजन और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्टिक कर गए हैं, क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, देख लो, दैट ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, टकरा एक दूसरे से सट जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, इट मीन्स अब दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा।
और वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया क्या है, v है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ कंबाइंड में क्लिक कर रहा था उसी समय से जब आपने कोलिजन का नाम सुना। तो अब देखिए क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम एम भी यानी m1v1 प्लस m2v2, एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दैट इज एम भी। यहाँ पर मास क्या हो गया है, आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 हो चुका है ना मास, क्योंकि दोनों तो आपस में चिपक चुके हैं, तो दोनों का मास तो कंबाइन हो गया और वेलोसिटी हमने मान लिया v है। इसी को तो निकालना हमको, टकराने के बाद वो दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे हमें यही तो फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया टकराने के बाद वो v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है हमारा, m1v1 प्लस m2v2, यानी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन मास इनटू वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट कर लो, आप देखो यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, दिया जाएगा 0, यानी वो दोनों रेस्ट में चले जाएंगे। दोनों चिपकने के बाद कहाँ चले जाएंगे, रेस्ट में, क्योंकि v 0 आ गया है। हेंस द वेलोसिटी ऑफ द कम्बिनेशन आफ्टर कोलिजन इज 0 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, सब वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम क्या होगी जरा बताओ, फॉर्मूला से देख लो। अगर ये 0 तो मोमेंटम भी 0 होगी, मास इज नॉट मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हियर गिवन दैट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव, यानी मास है इसके पास, ट्रक पार्क अलॉन्ग द रोड साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। मतलब दे रहा है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो ट्रक है, इससे आप जाकर टकराओ तो क्या ट्रक मूव करेगा, नहीं करेगा। ए सडन जस्टिफाई दिस बाई आंसरिंग द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर, कमेंट ऑन लॉजिक, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। मैंने आपको उस समय भी डिस्कस कराया था कि न्यूटन ने तो ये बोल दिया था कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, तो ए जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स इस पर भी लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक ट्रक है खड़ा रोड के किनारे, आपने उसको धक्का मारा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्यों नहीं मूव कर रहा, आपने अगर खूब अधिक फोर्स लगा दिया तो, या हम क्यों नहीं जाते। अगर दो ट्रक टकराते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव, ट्रक पार्क अलॉन्ग द रोड साइड, मतलब दो ट्रक मान लो आपस में टकरा, ऐसे भी कंडीशन ले लो, हम बहुत से भी कंडीशन को राइज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैंने आपको बता रखी थी कि जो ऑब्जेक्ट भारी होते हैं उसकी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स लग रहा है जिस ऑब्जेक्ट का मास अधिक है उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा ना। जिस फोर्स अगर सेम लगा रहे हो, जैसे कि समझना आप, एक ऑब्जेक्ट है इसका मास है 10 kg और एक ऑब्जेक्ट है इसका मास है 20 kg। ओके, हम फोर्स दोनों पे मान लो लगा रहे हैं आपको 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर F अपॉन m। F कितना 10 अपॉन F कितना 5 है ना, मैं मान लो 5 फोर्स लगा रहा हूँ, तो 5 अपॉन मास 10, तो यहाँ से आ गया 1/2 यानी कि 0.5। और इसको अगर हम निकालते हैं F दैट इज़ 5/20, यानी ये आ गया आपका 1/4। तो 1/2 और 1/4 में ग्रेटर कौन है, 1/2 ना ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। समझना है कि एक्सेलरेशन ग्रेटर है किसका, जो बॉडी हल्का है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और जो बॉडी भारी है उसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है। तो जो बॉडी भारी होती है ना उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वो मूव नहीं करते। और फ्रिक्शनल फोर्स का भी यहाँ पे योगदान होता है। जैसे देखिए, द ट्रक हैज अ लार्ज मास, देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द रोड इज वेरी हाई। टू मूव द कार one has to apply a force more than the static friction. Therefore, when someone pushes the truck and the truck does not move, it can be said that the applied force in the direction is cancelled by the frictional force. यहाँ पे ये लॉजिक दिया है कि आप इसको वेरीफाई करो। तो अगर मान लो ट्रक खड़ी है, ठीक है, और आप इसको कोई फोर्स लगा रहे हो, एक यहाँ पे मान लो ट्रक खड़ा होता है, आपने इसको फोर्स लगाया, ओके, तो ट्रक मूव नहीं हो रहा। वाई, बिकॉज जितना फोर्स हम दे रहे हैं उतना इधर इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, और व्हेन बॉडी इन रेस्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम। ओके, क्या आप ना स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करोगे। मैंने एक लॉजिक दिया आपको एक्सेलरेशन वाला, यहाँ पे एक्सेलरेशन का केस डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे आप स्टैटिक फ्रिक्शन के केस को डिफाइन कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आपको टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर, यानी फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा होता है, क्योंकि अगर ट्रक रेस्ट में आप फोर्स लगा रहे हो इधर, तो जितना फोर्स दोगे उतना फोर्स इधर फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा और बॉडी मूव नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, एक लिमिट तक वैलिड होता है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल, एवरी क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 12 तक आप सॉल्व करो और आगे भी कोशिश करना सॉल्व करने का, अगर बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके।